हेलो। हाँ सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। हाँ हाँ सर बोलिए ना। नहीं नहीं, आप बोलो ना, मैं थोड़ी बोलूँगा। मैं बोलता हूँ, एक मिनट हाँ। सर। कागज निकल लेता है। हैं? कागज निकलता हूँ सर, लिख के रखा मैंने। अच्छा अच्छा, वो क्यों? टाइम पे याद नहीं आया तो क्या बोल रहा है। अच्छा, ऐसे है। हाँ तो सर क्या हुआ है, अभी ऐसा है, पिछले 14-15 महीने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हाँ। एक बूंद भी नाक में से ब्लड निकला नहीं। ठीक है। पिछले 5-6 दिन से क्या हो रहा है कि वो मॉर्निंग में फिक्स टाइम है, 5:30-6 बजे शुरू हो जाता है हाँ हाँ। और डे बाय डे बढ़ते जा रहा है उसका स्पीड। अच्छा, सुबह 4 से 5 बजे तक शुरू होता है? हाँ सर। मतलब सुबह 4-5 बजे शुरू होके मतलब 1-2 बूंद ही आता है? नहीं, ज्यादा आ रहा अभी। आज तो बहुत, आधा गिलास गया लगभग। अरे हाँ, आज ज्यादा था। अच्छा, कोई ऐसी क्या कुछ घटनाएं हुई हैं क्या लाइफ में, कुछ नई? नहीं कुछ ऐसा ऐसा तो कुछ विशेष नहीं है। घर में थोड़ा सा टेंशन है। हाँ, अभी कब क्या से? है कि ये मैंने 2 महीने से, हाँ हाँ। जैसा बच्चा है मेरा 20 साल का इंजीनियरिंग में, वो भी ठीक से पढ़ नहीं रहा है। हाँ हाँ। और वाइफ भी है, जैसा मैंने बोला था, वाइफ भी शादी है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों भी बेजवाबदार है। हर अच्छा। चीज मुझे ही करनी पड़ती है। हाँ हाँ। घर का काम, बाहर का काम, हाँ सब काम। हाँ और वो हाँ दोनों कोई बात की फिक्र करते नहीं, कोई चीज की जिम्मेदारी लेते नहीं। हाँ 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 हाँ। और आखिर तक अपने को ही करना है। अब ये ऐसा दिमाग में चल रहा है कि अच्छा। जब तक अपने हाथ पैर चलते अपने को ही करना पड़ेगा। हाँ। और उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि ये क्या, मैं मतलब उनको बोल के बताता कि तुम क्या होटल में रहते क्या, अच्छा। खाए पिए सो गए और चले, हाँ हाँ घर का कुछ लेना देना नहीं। हाँ 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 हाँ। अच्छा। उनको ये भी बोलता हूँ मैं, तुमने क्या मेरे को पैसे की और मशीन और काम करने वाला बैल समझ रखा है क्या। हाँ 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 हाँ। अब काम भी कम है तो महीने भर से तो थोड़ा पैसे का भी थोड़ा सा टेंशन आता है कभी कभी। नहीं, काम क्यों कम है? आप तो बैंक में सर्विस करते हो। हाँ पर सर मेरा वो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का भी काम है ना। अच्छा अच्छा। तो वो मेन काम है मेरा, बैंक का तो सेकंडरी है। अरे अच्छा। हाँ वो काम मेरा बहुत बड़ा है। चलो ठीक है, वास्तु शास्त्री और एस्ट्रोलॉजी। ओके। हाँ ठीक है। तो इतना ही था सर। तो क्या है, ऐसा उदासी लगती है ऐसा जीवन में, ऐसा मजा नहीं आ रहा है। खुंदक आती है ना बच्चों पे, सब पे। हाँ ये चिड़चिड़ापन आता है ना हाँ, चिड़चिड़ापन आता कि है। हर काम एकदम के लिए correct। मुझे, हर काम के लिए मुझे ही मुसीबत हाँ देखनी पड़ती है। हाँ। हाँ ठीक है। तो अभी आज जो तो तुम, हाँ और बोलो। जो है कि अभी कुछ बोल दिए तो वो ऐसा ओबीडियंटली करते नहीं। ऐसा उनने बोल दिए कि भाई ये काम कर लो, फिर बोलते हैं नहीं भूल गए हम, हमारे से हुआ नहीं, याद हाँ नहीं रहा। तो फिर वो और गुस्सा आता है। हाँ हाँ हाँ। मतलब नो वाइफ वन इज बोलते, रेस्पॉन्सिबल। हाँ 8-10 दिन से वाइफ बोल रही है अभी तक चिड़चिड़ क्यों कर रहे हैं। अच्छा। जबकि उसमें कुछ बहुत बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, पर मेरी सोच ऐसी हो गई ये दिनों में, हाँ हाँ हाँ। महीना 2 महीने से। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अभी आज तो आप ले लो नक्श भूमिका। हाँ सर, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ मैं डालता हूँ। और फिर हाँ मेरे को कब बात करोगे? कल ही बता देना बेशक। हाँ जी सर, मैं कल कल शाम आपको। को बताना, फिर देखते हैं। हाँ हाँ क्योंकि ठीक मैं जी सर। आपको ना 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा है सेमिनार। हाँ सेमिनार है, कुफरी में है। अच्छा, कोपरी किधर है सर? कुफरी शिमला। अच्छा वेरी गुड। मैं शिमला के फेसबुक पे देखता हूँ आपका रेगुलर। है किस पे? फेसबुक यूट्यूब। पे रेगुलर देखता हूँ आपकी सब एक्टिविटीज। हाँ हाँ हाँ। तो लगा हुआ हूँ जी, देखो किसी को होम्योपैथी से कुछ फायदा हो जाए तो। हाँ ना सर, मैंने होम्योपैथिक के बहुत लोगों का बड़ा दिया है। इतना यहाँ है ना सरनाइक सर जिनके साथ मैं आया था, हाँ हाँ। मैंने करीब बहुत साल पहले भी यह रोगी इसी इलाज के लिए, इसी बीमारी के लिए आया था और उस वक्त मैंने कॉस्टिकम देकर इसको ठीक किया था। उस केस का वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। अब कितने सालों के बाद इसने फिर मुझसे कांटेक्ट किया है।
तो इसके कथन के अनुसार इसको नाक से अचानक से इतना खून आने लगता है कि कभी कभी तो आधा गिलास तक खून बह जाता है, और इसी कारण से खून बहना शुरू होते ही यह स्वयं को दूसरे लोगों से अलग कर किसी अन्य कमरे या गुसल खाने में जाकर अपने खून बहने को रोकने का प्रयास करने लगता है। इसके अपने कथन के अनुसार इसका यह मानना है कि इसकी नाक से इतना ज़्यादा खून बहता हुआ देखकर लोग घबरा जाएंगे। उन लोगों को घबराहट से बचाने के लिए यह खून बहना शुरू होने का अंदेशा होते ही उस स्थान से हटकर गुसल खाने आदि में चला जाता है। तो ये दूसरों की तरफ ध्यान देने की इसकी जो प्रवृत्ति है, ये इसी आधार पर उस समय मैंने कॉस्टिकम इसको दिया था। तो रोगी के इस प्रकार के स्वभाव को देखते हुए मैंने इसको कॉस्टिकम दवाई दी थी और यह बहुत ही शीघ्र ठीक हो गया था। इस केस का वीडियो भी मैंने काफ़ी पहले ही YouTube पर अपलोड किया था, दर्शक वहां जाकर इसको देख सकते हैं। उस समय इस व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कॉस्टिकम थी, जिससे रोगी बहुत ही शीघ्र ठीक हो गया था, परंतु उस सही सिमिलिमम के प्रभाव के कारण इसका दूसरों के प्रति जो बहुत भला करने की भावना है, वो स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। तो अब ये बदला हुआ स्वभाव है इसका। तो हर प्रकार की जो एक्सट्रीम बिहेवियर हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है, चाहे वो अति का यह स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी यह एक रोग ही है। तो अब आजकल इस व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नक्स वोमिका है, इसलिए नक्स वोमिका ने इसको इतनी जल्दी ठीक कर दिया है। नक्स वोमिका के प्रभाव से इसका स्वभाव पुनः बदल जाएगा, अतः कुछ समय पश्चात इस व्यक्ति के लिए कोई अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो जाएगी। तो किसी व्यक्ति की कोई दवाई जीवन भर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, यह कथन पूर्णतः असत्य है। यानी समय समय पर लोगों की दवाइयाँ बदलती रहती हैं, उसी आधार पर हमको प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। ये 2 दिसंबर को फ़ोन करता है। हाँ सर बोलिए, क्योंकि इससे पहले SMS करके मुझे अपनी परेशानी बता चुका था। आपको परेशानी है ना, तो आप बोलोगे, मैं थोड़ी बोलूँगा। अच्छा मैं बोलता हूँ। तो जब उधर से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आती है तो मैं बोलता हूँ, अरे क्या हुआ सर, कागज़ निकाल रहा हूँ ना। क्यों, ऐसे क्यों, लिख कर रखा है ना सर? अच्छा, अरे लिख कर क्यों रखा हुआ है? अगर बताते समय याद नहीं आया तो कि मुझको आपको क्या बताना है? अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? सर अभी इतने वर्षों से तो मुझको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी एक भी बूंद नाक से खून नहीं निकला था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। परंतु पिछले 5-6 दिनों से एक फिक्स टाइम पर, मतलब कि सुबह 6 बजे खून निकलना शुरू हो गया है, और हर रोज़ खून निकलने की मात्रा बढ़ती जा रही है, और आज तो खून काफ़ी ज़्यादा आया है, आधा गिलास से भी ज़्यादा गया है। तो मैं पूछता हूँ कि कारण जानने के लिए, क्या पिछले कुछ दिनों में आपके जीवन में कोई नई घटनाएं घटी हैं? रोगी बार बार दिमाग पर जोर डालकर घटनाओं को याद करने का प्रयास करता है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ विशेष नहीं हुआ, पर घर में कुछ दिनों से थोड़ी सी टेंशन तो चल रही है। जैसे मेरा एक 20 साल का बेटा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वो आजकल ठीक से पढ़ नहीं रहा है, और मेरी वाइफ भी ऐसे ही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये दोनों ही बेजवाबदार हैं, मतलब कि दोनों ही अपनी कोई भी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं। सब काम मुझको ही करने पड़ते हैं, घर का काम, बाजार का काम, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ये दोनों किसी भी बात की परवाह करते नहीं है, किसी बात की भी जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि आखिरी समय तक सब काम मुझको ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी लेते नहीं है। आजकल मेरे दिमाग में ये सब विचार चलते रहते हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक सब कुछ मुझको ही करना पड़ेगा।
तो और उसके व्यवहार से लगता है कि बस आजकल तो मैं उनको बोलता रहता हूँ सर कि तुमने क्या घर को होटल समझ रखा है, खाए पिए सो गए फिर बाहर घूमने चल दिए, घर से तुम दोनों को कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं उनको यहाँ तक बोलता हूँ कि तुमने मुझको पैसा कमाने वाली मशीन और काम करने वाला बॉय समझ रखा है क्या। मतलब ये बहुत इरिटेट हो रहा है और किसी भी सभ्य भाषा का ये प्रयोग अब नहीं कर पा रहा है चिड़चिड़ाहट के कारण। अच्छा अच्छा, तो और थोड़ा सा काम भी आजकल कम है सर, तो थोड़ा सा पैसा भी कम आ रहा है, इसलिए कभी कभी पैसे की भी टेंशन हो जाती है। आपका काम क्या है? अरे आपका काम कम है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी तो पक्की नौकरी है, तुम तो बैंक मैनेजर हो। हंसता है, हा। पर सर मेरा वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी का भी काम है ना। मतलब कि ये सरकारी नौकरी करते हुए अपना व्यक्तिगत काम धंधा करके पैसा कमाता है। सर मेरा मुख्य काम तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र ही है, बैंक का मैनेजर होने का तो एक सेकेंडरी काम है। मतलब यह व्यक्ति अपना ज़्यादा समय अपने व्यापार में लगाता है और उसी से पैसा कमाता है, जबकि बैंक मैनेजर के काम पर यह उतना ध्यान नहीं देता है जितना कि इसको देना चाहिए। वास्तुशास्त्र का काम तो बहुत बड़ा है सर मेरा। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, क्योंकि मैं इसकी इस प्रकार की बात सुनकर अपने देश के हालात पर बड़ा हतप्रद रह जाता हूँ। इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी सरकारी नौकरी वाला काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं। सभी अपनी स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहते हैं। पिछली बार जब मैंने इसको कॉस्टिकम से सही करा था तो इसका स्वभाव बिल्कुल इस प्रकार के स्वभाव से विपरीत था। उस समय यह किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता था, केवल दूसरों का भला करने की ही बात सोचता था। परंतु अब यह अपना स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, अर्थात कास्टिकम के पश्चात इसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। तो इसका मतलब है कि उन दोनों के गैर जिम्मेदाराना स्वभाव के कारण आपको चिड़चिड़ापन आता है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है, हर कार्य मुझको ही करना पड़ता है। डॉक्टर, मतलब यह आपको सबकी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, दूसरों को गैर जिम्मेदार देखते हो और मतलब कि वो लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो आपको उन पर गुस्सा आता है। रोगी के इसी स्वभाव को फास्टिडियस कहते हैं। हाँ सर, अगर मैं आप उनको कोई काम करने को बोलता हूँ तो वो लोग ओबिडेंटली उस काम को करते नहीं हैं, बस बोल देते हैं कि भूल गए, हुआ नहीं, ऐसे वगैरह वगैरह कोई भी बहाना बनाने लग जाते हैं। तो उससे तो मुझको और भी गुस्सा आता है। और अभी 8-10 दिनों से तो मेरी पत्नी बोलने लगी है कि आप आजकल इतने चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो। पर मैं समझता हूँ कि वो लोग तो पहले से ऐसे ही थे, उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है, पर आजकल मेरी सोच ऐसी हो गई है। मतलब कि यह व्यक्ति समझ रहा है कि उसके अपने स्वभाव में ही खराबी आ गई है, अपने व्यवहार से भी वो संतुष्ट नहीं है। इसी को कहते हैं एंगर मिस्टेक एट हिज ओन। मेरे अंदर यह बदलाव 1-2 महीनों से आया है। मैं पूछता हूं, अभी आप नक्सोमिका खा लो और 2 दिन के बाद फिर मुझको बताओ। सर मुझको आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। इसको मेरी बात बताई गई दवाई का नाम अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी है। फिर भी कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसी कारण से यह दवाई का नाम लिखित रूप से चाह रहा है। इसी को फास्टिडियसनेस कहते हैं। तो वह कोई भी काम, फास्टिडियस व्यक्ति कोई भी काम चांस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता है। प्रत्येक कार्य को 100% सही ढंग से करना चाहता है। गलती करने की कोई भी संभावना नक्सोमिका रोगी में नहीं होती है। वह अपने द्वारा की गई गलती तक पर स्वयं को क्षमा नहीं करता है, स्वयं पर भी गुस्सा करता है। इसके बाद में वो ये मेरे साथ गप्पे मारना शुरू कर देता है। नक्सोमिका रोगी की ऐसे व्यक्ति से अच्छी पटती है जो हर कार्य उसी के समान परफेक्ट ढंग से करता है।
ऐसे व्यक्ति की संगत में यह बहुत ज़्यादा खुश रहता है। सर मैं YouTube पर आपके सारे वीडियो देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ। अच्छा, मैं अपनी तरफ से तो प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे प्रयासों से होम्योपैथिक डॉक्टरों का कुछ भला हो जाए, तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। सर मैंने बहुत सारे लोगों को होम्योपैथी की तरफ मोड़ दिया है। जिस डॉक्टर ने मुझे काफ़ी साल पहले आपसे मिलवाया था, उनके पास मैं 100 से भी ज़्यादा मरीज भेज चुका हूँ, वो सभी ठीक हो गए हैं। हाँ, मेरा भी यही प्रयास है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी कॉम्पिटेंट बना दूँ। हाँ सर ठीक है, वो बहुत ही प्रसन्नता से जवाब देता है रोगी। हाँ सर, हमारे यहाँ पर भी कितने ही होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो बोल्डनेस उनमें नहीं होती है, कोई भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि वो मरीज को ठीक कर ही लेंगे। वो तो खुद ही टेंशन में रहते हैं कि मरीज को वो ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये मुझको अच्छे से मालूम है, इसीलिए ये बात तो मैं अपने वीडियो में भी बोलता ही रहता हूँ। पर इसीलिए तो मैं ये वीडियो बनवा रहा हूँ और बना रहा हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टरों में एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए। वो सब तो तभी आएगा जब उनकी होम्योपैथी की सही समझ आ जाएगी। हमारी तरफ भी लोगों को सर झुकाव होम्योपैथी की तरफ बहुत बढ़ गया है। हाँ, होम्योपैथी की तरफ झुकाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आजकल होम्योपैथिक डॉक्टर मरीजों को अच्छे से सही कर पा रहे हैं, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। सर मैं लोगों को अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं कैसे ठीक हुआ था। मैं उनको बताता हूँ कि आपसे इलाज करवा लो, तो लोग पूछते हैं कि दिल्ली तक इलाज करवाने हम क्यों जाएं, जबकि यहाँ पर भी इतने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। फिर मैं सबको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। अभी परसों की बात बताता हूँ सर, मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर मेरे एक मित्र को फिर भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कि एलोपैथी बंद करो, होम्योपैथी खाओ। तो मैंने उनका वीडियो बनाया, खांसी वगैरह का कब और कैसे आती है, अपने यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर को वो वीडियो दिखाया, तो उन्होंने एक ही खुराक दी। रोगी ने रात को होम्योपैथी की एक खुराक खाई और सुबह तक उनकी खांसी पूरी तरह ठीक थी। रोगी सब कुछ मुझे बताकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि वो मुझे एक परफेक्शनिस्ट एवं जिम्मेदार डॉक्टर समझता है। ये रोगी की फास्टिडियसनेस है। यानी हर प्रकार से आप दवाई चुन सकते हो, रोगी के बर्ताव से, बोलचाल के ढंग से भी। अच्छा, चलो मुझे दवाई खाकर फिर बताना। अब मैं बात को ख़त्म करने के लिए कहता हूँ। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रोगी मुझसे बात करके, रोगी प्रसन्नता पूर्वक उछल रहा है, यानी उसको बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझसे बात करके। यहाँ तक उसका केस है, मतलब दवाई बताने के बाद भी वो काफ़ी देर मुझसे बात करता रहा। रोगी के लिए दवाई का चुनाव तो मैंने तुरंत ही कर लिया था, परंतु आपकी को समझाने के लिए मैं कुछ रूब्रिक यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो रडार से मैं लिख रहा हूँ। तो ये रूब्रिक हैं: अब्यूजिव पेन विद दी एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, एंगर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस इफ cares full of business about his, cautious, delusions wrong, everything goes wrong, fastidious, longing repose and tranquility for mind, sadness consoled cannot be, sensitive rudeness to। ये 10 रूब्रिक हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ चुने हैं। इनको रिपर्टराइज करने पर भी नक्श भूमिका आती है, जबकि मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते समय इन चीज़ों को मैं ध्यान में नहीं देता हूँ। उस समय जो मेरी मेडिसिन्स की समझ है, तो रोगी के हिसाब से वो मैच करके तुरंत ही दवाई का प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर केस में करता हूँ। दवाई प्रिस्क्राइब करने के बाद 2 या 3 दिन के बाद 5 दिसंबर को उसने फिर SMS करके मुझको अपना हालचाल बता दिया। उसने फ़ोन नहीं किया, परंतु मुझको ये कंफर्म करना था कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो इसलिए मैंने उसको खुद फ़ोन किया। तो यहाँ पर पहले मैं आपको उसका SMS दिखा रहा हूँ।
और उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूँगा। ये रोगी के द्वारा भेजा गया ओरिजिनल SMS है। इसमें मैंने उसका नाम वगैरह सब हटा दिया है आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। सर जी नमस्कार, आपके सुझाव अनुसार मैंने नक्सोमे का 30 का डोज लिया था, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। दूसरे दिन से खून निकलना बंद हो गया है। बस सुबह उठने के बाद थूकने पर मामूली खून का थक्का थूक के साथ आता है, बस। आगे कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इसके बाद आप रोगी ने, क्योंकि मैंने खुद, इसने मैसेज कर दिया तो मैंने खुद फ़ोन करके जानना चाहा है कि इसकी अपनी भाषा में कि ये क्या बोल रहा है, क्या महसूस कर रहा है। तो आगे आप रोगी की ओरिजिनल वॉइस में वार्तालाप सुनोगे। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताओ। मैसेज तो पढ़ लिया मैंने, हाँ पर आपको कैसे क्या क्या कब इफेक्ट आया दवाई का? नहीं सर, वो रात को ले लिया था मैंने आपसे बात होने के बाद तुरंत जाके। हाँ हाँ और फिर जो मॉर्निंग में हो रहा था मुझे 5-6 दिन से रोज, हाँ हाँ। वो मॉर्निंग में नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। और आज तक नहीं हुआ, 2-3 दिन हो गए। हाँ हाँ। पर उठने के बाद क्या है कि वो नाक में जो है ना, वो पहले ब्लडिंग के पहले जो होता है सेंसेशन। हाँ सेंसेशन, हाँ। वैसा होता है पर हाँ। ब्लड नहीं आता है। ब्लड नहीं आता, पर वो तुम्हारा मूड कैसा है? हाँ मूड से तो ठीक है सर। मूड जो घर वालों पे इरिटेट हो रहे थे ना तुम? हाँ थोड़ा सा कम है उसमें। उसमें इरिटेशन नहीं है ना? नहीं उतना नहीं है, कम है। हाँ, मेंटली रिलैक्स हुए नहीं हुए? सर उतना नहीं लगता अभी तो। अच्छा, जैसे ऐसा थोड़ा सा टेंस लगता ही है दिमाग में। किसके ऊपर? घर का तो नहीं, खैर बच्चों को कल मैंने फिर कपड़े वपड़े दिलाए शॉपिंग भी किया। हाँ, नहीं टेंस फिर किस बात को लेके लगता है? वही बच्चों का लेके, पर अब वो ऐसा उतना फोर्स नहीं है। हाँ फोर्स नहीं है ना। हाँ तो वो जो एकदम लगता था, खुंदक आती थी कि मेरे को ही करना पड़ेगा ये वो, या जो भी फीलिंग थी ना, गुस्सा सा जो बना हुआ था ना दिमाग में। हाँ हाँ वो नहीं हो, वो 75% कम हो गया। हाँ तो बस वही चाहिए ना, तो ठीक है, फिर दवाई ठीक है। मैसेज की भाषा काफ़ी शालीनता एवं सम्मानपूर्ण है। हालांकि मुझको आपकी दवाई का क्या असर रहा यह पता पहले चल चुका था, परंतु मैं स्वयं रोगी से बात करके आपको दवाई के असर का कब और कैसे पता चला? सर आपसे बात होने के तुरंत बाद ही मैंने बाजार से खरीद कर दवाई खा ली थी। उससे यह हुआ कि पिछले 5-6 दिनों से प्रातः जो नाक से खून निकलता था वो दवाई खाने की अगली सुबह को नहीं निकला, और 3-4 दिन हो चुके हैं और आज तक भी खून नहीं निकला है। पर ऐसा है ना सर जी कि नाक में से खून निकलने से पहले जो मुझको कुछ अनुभूति, मतलब सेंसेशन होती थी, वो होती है। खून नहीं आता है तो यह अच्छी बात है, परंतु दवाई के बाद आपका मूड कैसा है? क्योंकि दवाई के बाद केवल खून बंद हो जाना काफ़ी नहीं होता है, हो सकता है कि यह स्वतः ही बंद हो गया हो। इसलिए खून का बंद होना या अन्य भौतिक लक्षणों में कमी हो जाना सिमिलियम की पहचान नहीं होती है। सिमिलियम की सही पहचान तो रोगी की मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव से होती है। तो उन मानसिक लक्षणों, जिन लक्षणों के आधार पर दवाई का चुनाव किया गया था कि तीव्रता में कमी आना या उन मानसिक लक्षणों का पूरी तरह से समाप्त हो जाना तथा रोगी को अपने अंदर अच्छा महसूस होना ही सही सिमिलियम की पहचान होती है। तो बताता है मूड तो मेरा ठीक है सर, तो ये मूड ठीक होना है, सही सिमिलियम की पहचान है। तो आपको जो घर वालों पर चिड़चिड़ाहट आती थी, गुस्सा आ चढ़ता था, वो सब कैसा है? हाँ हाँ, वो तो थोड़ा सा कम है, पहले जितना चिड़चिड़ापन नहीं है। तो मानसिक रूप से आप रिलैक्स हुए हो या नहीं हुए हो? थोड़ा सोचकर जवाब देता है। और सर उतना रिलैक्स तो नहीं लगता, अभी भी थोड़ा सा टेंस लगता है। बच्चों को लेकर तो अभी टेंशन नहीं लगती। कल मैंने बच्चों को बाजार ले जाकर उनकी पसंद के कपड़े दिलाए थे। तो फिर टेंस किस बात को लेकर लग रहा है? बच्चे को लेकर ही लगता है जी, परंतु अब टेंशन में उतना फोर्स नहीं है। अभी तो लगभग 75% तक गुस्सा कम हो गया। हाँ हाँ ठीक है, मुझे दवाई के पश्चात यही बदलाव होने की उम्मीद भी थी।
इसका मतलब है कि मेरी दवाई 100% ठीक है। बीच में ही बोल पड़ता है, सर जब मैं थूकता हूं तो उसके साथ हल्का सा खून लगा होता है। कोई बात नहीं, यह कोई टेंशन की बात नहीं है, पर जब खून दोबारा आने लगे और आपका मन भी टेंशन और चिड़चिड़ाहट से भरने लगे तो दोबारा इस दवाई की एक खुराक और खा लेना। केवल खून आने अच्छा माइंड से चलना होता। रूब्रिक जो मैंने लिए हैं वो यहाँ दिए गए हैं। एब्यूजिव पेन्स विद एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, एंगर, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस इफ, केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज, कॉशियस, delusion, wrong, everything goes wrong, fastidious, longing, repose and tranquility for, sadness, consoled cannot be, sensitive, rudeness to, delusion, die, must see die। अब इसको रूब्रिक की व्याख्या लेते हैं। अब्यूजिव पेन्स विद दी मतलब अर्थात दर्द के साथ गाली गलौज करता है। व्यक्ति गाली गलौज नाराजगी की स्थिति में ही करता है। गालियां सभी समाज में अलग अलग प्रकार की होती हैं। जो शब्द एक समाज में गाली समझा जाता है परंतु वही शब्द दूसरे समाज में अच्छा समझा जाता है। अतः केवल शब्दों का महत्व नहीं होता है बल्कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले गए शब्द गंभीर गाली का प्रभाव डालते हैं और ऐसे शब्द बोलने के पीछे बोलने वाले के मन में भरी नाराजगी होती है और उसी नाराजगी भरे अंदाज में व्यक्ति उन शब्दों का प्रयोग करता है। अतः गाली देने वाला व्यक्ति दूसरों से अपनी नाराजगी इस प्रकार से व्यक्त करता है कि सामने वाला उन शब्द यह व्यक्ति कोई माँ बहन की गालियां नहीं निकाल रहा है परंतु पत्नी और बच्चे से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है और वह चिड़चिड़ाहट में उन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो शब्द सामने वाले के ऊपर गालियों जैसा प्रभाव ही डाल रहे हैं। जैसे चिड़चिड़ाहट भरी नाराजगी में वह बोलता है कि क्या तुमने मुझको केवल काम करने वाला बॉय और पैसा कमाने की मशीन भर समझ रखा है? क्या तुमने घर को होटल समझ रखा है? आए खाए पिए सो गए फिर उठकर चल दिए। घर के प्रति तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स मतलब दूसरों के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार से इसको परेशानियों का होना। जैसे इसको लगता है कि इसकी पत्नी और बेटा अपने घर की जरा भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, जो कि एक प्रकार का गैर जिम्मेदाराना। एंगर, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस इफ यदि वस्तुएं अपनी सही निर्धारित जगह पर नहीं है तो उसको गुस्सा चढ़ता है। ऑब्जेक्ट केवल वस्तुएं ही नहीं होते हैं, वो किसी का व्यवहार, उद्देश्य, योजना वगैरह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लोगों के व्यवहार को ऑब्जेक्ट कहा गया है। जब उन लोगों का जैसा व्यवहार मतलब कि घर के प्रति जिम्मेदाराना व्यवहार होना चाहिए वैसा नहीं है तो इसको क्रोध चढ़ता है और वह क्रोध को प्रदर्शित भी करता रहता है। बेटे और पत्नी की घर के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए या होती ही है, परंतु इसका बेटा और पत्नी अपने किसी भी काम के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानते हैं बल्कि अपनी मस्ती मारते रहते हैं, तो ये इसको अच्छा नहीं लगता। जबकि इस रोगी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार मतलब उसकी अपनी सोच के अनुसार एक निर्धारित किस्म का होता है। उस निर्धारित व्यवहार से हटकर व्यवहार करना, इसी को ऑब्जेक्ट्स आर नॉट प्रॉपर प्लेस कहा गया है। तो ये इसको गुस्सा दिलाता है क्योंकि नक्शभूमि का रोगी ही सलीकेदार होता है। काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही और त्रुटि इससे बर्दाश्त नहीं होती है। अतः यह परंतु जब वो लोग इसकी सोच के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं तो इसको चिढ़ आती है और यह इस चिड़चिड़ाहट में किसी को भी नहीं बख्शता है। सभी को अपनी नाराजगी के कारण झिड़कता रहता है, अब्यूजिव हो जाता है, अर्थात ऐसा व्यवहार करता है कि दूसरों को वैसा व्यवहार स्वयं का अपमान जैसा लगता है। इसके अनुसार इसकी पत्नी इसको टोकती भी रहती है कि वो आजकल इतना क्यों चिड़चिड़ाने लगा है। केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज वो अपने काम धंधे के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और काम के प्रति जरा सी भी उदासीनता अथवा लापरवाही उसको पसंद नहीं होती है।
वह कार्य को पूर्ण दक्षता से करता है। कार्य को पूर्णतः सही ढंग से संपन्न करने के लिए वह कार्य की बारीक से बारीक चीज पर भी ध्यान देता है। अतः ऐसी ही आशा वह अपने अन्य साथियों से भी करता है। अगर कोई जरा सी भी लापरवाही बरतता है तो या तो यह उस व्यक्ति को उस कार्य से नाराजगी भरे अंदाज में हटा देता है या बुरी तरह से डांटता डपटता है, या वो सबको हटाकर स्वयं ही उस कार्य को करने को मजबूर हो जाता है। परंतु इस मजबूरीवश काम करने पर, क्योंकि अन्य लोग उसकी संतुष्टि के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो डेल्यूजन डाई मस्ट सी, और वह हर कार्य को स्वयं करने के कारण थक जाता है। अपनी इस थकान को दूर करने के लिए उसके मन में आराम करने की चाहत तो बनी रहती है, परंतु कार्य के बोझ के कारण वह आराम करके स्वयं को तरोताजा नहीं कर पाता है, तो ये चाहत ही रह जाती है। इसी बनी हुई चाहत से वो चिड़चिड़ा जाता है। इसको कहते हैं लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर। तो वह कह भी रहा है कि अगर पत्नी या बेटे को किसी काम करने को कहो तो करते वर्ते नहीं है, पूछने पर कहते हैं कि भूल गए। फिर छोटे से छोटे काम भी मुझको ही करना पड़ता है। मतलब करना पड़ता है शब्द का अर्थ है कि वह उस कार्य को थकान के कारण करना नहीं चाह रहा है, परंतु कार्य की महत्ता को देखते हुए उसको वह कार्य करना भी पड़ता है। यही नक्श रोग, कॉशियस, सतर्कता, मनुष्य द्वारा की गई ऐसी क्रिया जो किसी आगे आने वाले संभावित अप्रिय स्थिति को भांप कर उससे निपटने के उपायों के रूप में की जाती है। जैसे यह व्यक्ति मुझसे बात करने से पहले ही अपनी परेशानियों को एक पेपर पर लिख लेता है और पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया तो तुरंत ही जवाब देता है कि अगर बताते समय ऐन वक्त पर कुछ भूल गई तो, मतलब कि अपनी बीमारी से संबंधित जो बातें वह मुझे बताना चाहता है उनमें से कुछ बातों को भूलने की संभावनाओं से बचने के लिए पहले ही पेपर पर सारी बातों को लिख लेता है। परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी समस्याओं को अगर लिख कर लाएगा तो उन सभी के लिए रुब्रिक लगाया जाएगा, बल्कि इस रुब्रिक का प्रयोग इस केस में उसके बोलने के अंदाज के कारण किया गया है। बाकी लोग जो अपनी समस्याओं को लिख कर लाते हैं उन सबको ऐसा करने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं, इसलिए हमें उस कारण को समझकर ही उन रोगियों के लिए अलग अलग रुब्रिक बनाने होते हैं। एक और है डेल्यूजन रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो इस रुब्रिक का मतलब है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब कुछ गलत है, परंतु अगर देखें तो ऐसा कभी भी होता नहीं है और कभी कभी ही चीजें अकस्मात ही गलत हो जाती है, परंतु प्रायः जो कुछ घटित होता है वो सब कुछ सही ही घटित होता है। तो ऐसा हर व्यक्ति की अपनी सोच एवं व्यवहार के कारण ही होता है। नक्शवोम प्रत्येक कार्य को इतनी पूर्णता एवं सटीकता से करना चाहता है या करता है कि वह कभी भी किसी भी कार्य से संतुष्ट हो ही नहीं पाता है। उसको हमेशा कार्य में कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है, चाहे वह कार्य उसने स्वयं ही किया हो। अतः यह उस कार्य को पुनः पूर्णता के स्तर तक लाने के लिए करने लगता है। अगर वह कार्य किसी अन्य के द्वारा किया गया है तो निश्चित ही इस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, उस कार्य से वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए दूसरों के द्वारा किया गया कार्य इसको हमेशा ही गलत लगता है, यहां तक कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार भी इसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसके मन में एक प्रकार का निर्धारित पैटर्न होता है कि अमुक स्वभाव के अनुसार बर्ताव करेंगे या करना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी लोगों के बर्ताव से खुश नहीं रह पाता है, हमेशा ही चिड़चिड़ाता रहता है। लोगों के प्रति इसकी प्रतिक्रिया इतनी अक्खड़पन की होती है कि सामने वाले लोग इसके इस व्यवहार से स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। इसी कारण नक्शवोम को कभी भी किसी से भी पटती नहीं है और ना ही इसका कोई काम समाप्त होता है। इसी कारण से यह हमेशा ही थका रहता है, वॉर्न आउट बिजनेसमैन, और कार्य को छोड़कर मानसिक शांति पाने की लालसा मन में बनाए रखता है। रूब्रिक है क्वाइट्स वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर।
परंतु काम के बोझ के कारण अथवा काम से ज़्यादा लगाव के कारण कभी भी काम बंद करके छुट्टी पर नहीं जाता है, और अगर कभी सोने के लिए लेटा हुआ हो और उसको अपनी नींद आने वाली और उस वक्त उसको किसी भी कारण से कोई जगा दे तो इसको तीव्र गुस्सा आता है और यह गुस्सा उन सब लोगों पर निकाल भी देता है। तो यह व्यक्ति भी घर का सारा कार्य स्वयं ही करता है और चिड़चिड़ाता रहता है, घर वालों पर गुस्सा करता रहता है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। सभी ने घर को होटल समझ रखा है। अगर किसी को बताया गया काम उसने नहीं किया तो वो लोग बजाय अपनी गलती मानने के इसी को कहते हैं कि तुम आजकल इतना चिड़चिड़ क्यों करने लगे हो। यह इस बात का प्रमाण है कि यह जरूरत से ज्यादा ही चिड़चिड़ाता है। फास्टिडियस, तो यह व्यक्ति कार्य को अपने दिमाग में पूर्ण निर्धारित तरीके से ही होते हुए देखना चाहता है। इस रूब्रिक पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखकर इसको समझ सकते हैं। लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, इस रूब्रिक की व्याख्या पहले की जा चुकी है। सेंसिटिव टू रूडनेस, अर्थात इसके साथ किसी ने भी रूखेपन से कोई बात करी तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यह भी इसके फास्टिडियस होने और परफेक्शनिस्ट होने का कारण होता है। यह किसी की भी मामूली से मामूली गलती, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि यह स्वयं से की गई गलती तक को भी स्वीकार नहीं कर पाता है। इसको स्वयं पर भी बहुत क्रोध आता है कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, चाहे वह गलती बहुत ही मामूली सी ही क्यों ना हो। नक्सवोम की इस भावना को एक अन्य रूब्रिक द्वारा भी दर्शाया गया है, इम्पेशेंस कोराइजा विद। डेल्यूजन डाई मस्ट सी, इस रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ है कि उसको ऐसा लगता है कि अब उसको अवश्य ही मर जाना चाहिए, अर्थात उसका मरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह रूब्रिक एक हिंदी मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद है, परंतु मुहावरों का क्योंकि एक मुहावरे की भावना को व्यक्त करने के लिए दूसरी भाषाओं में बिल्कुल अलग किस्म के मुहावरे होते हैं। अतः इस रूब्रिक में डाई, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके लिए सभी प्रकार के क्रियाकलाप मस्ट सी एक स्त्री सूचक शब्द है। स्त्री को पुरुष के मुकाबले में कमजोर समझा जाता है। इस रूब्रिक की भावना यह दर्शाती है कि व्यक्ति अब हालात की तुलना में काफी कमजोर पड़ गया है और उसकी प्रतिक्रियाओं का हाल, इसलिए अब इसको स्थितियों को अपने हालात पर छोड़ देना चाहिए। मतलब कि अब घर में या जिस वातावरण में वह रह रहा है उसको जरा सा भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, जैसे तो घर में उसका अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात उसको अब सभी के लिए मृत प्राय हो जाना चाहिए। इसी में उसकी अपनी भी भलाई है। अब मैं व्याख्या दूंगा जिस संदर्भ में लेखक ने अपनी रिपर्टरी में डाला है। ऐसा करना इस रूब्रिक के बारे में लेखक की अज्ञानता को ही दर्शाता है। नक्सवमी का रोगी हर कार्य को पूर्णतः सही ढंग से करना चाहता है, परंतु अन्य लोग उसकी इच्छा के स्तर के अनुरूप कार्यों को नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। इसी कारण से वह पुनः उन्हीं कार्यों को स्वयं करता है। जिस कारण वह झल्लाता रहता है और हिंदी भाषी होने के कारण चिड़चिड़ाहट में यह बड़बड़ाता रहता है कि अब उस कार्य को करने के लिए उसे स्वयं ही मरना पड़ेगा। मतलब कि अब दूसरों पर नाराजगी को दर्शाता है। अतः यह रूब्रिक इरिटेबिलिटी के नीचे होना चाहिए, ना कि डेल्यूजन के नीचे।
तो रिपर्टरी में बदलाव करने वालों ने ऐसी अनेकों अपनी अज्ञानता के कारण रिपर्टरी में ऐसी अनेकों गलतियां करके रिपर्टरी के शुद्ध स्वरूप को काफ़ी हद तक खराब। इस वीडियो की क्वालिटी से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं दोबारा इसी वीडियो को जैसे पहले अपनी भाषा में प्रयोग करता था, शूट करता था, वैसे ही दोबारा शूट करूँगा। आप इसको भी देखें और इस वीडियो के नए स्वरूप का आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।